ये देखेंगे कि हमारे पास इन्वेंट्री बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए एक हमने सिस्टम बनाया था रीऑर्डर क्वांटिटी का, जिसको हमने रेफर किया था एज ROQ। रीऑर्डर क्वांटिटी में हम ये डिसाइड कर चुके कि जब भी ऑर्डर प्लेस किया जाएगा तो कितनी क्वांटिटी ऑर्डर की जाएगी। अच्छा, इसके हमने 3 चीजें देखी थी। पहला, या तो इसमें हो सकती है मैनेजमेंट की खुद की परचेजिंग पॉलिसी, या तो हम इसमें फॉलो कर सकते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, या फिर तीसरा, अगर हमें सप्लायर बल्क डिस्काउंट ऑफर करे तो तीनों में से जहां भी हमारी एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट कम से कम होगी, हम उसको अपनी ऑर्डरिंग क्वांटिटी की एक पॉलिसी बना लेंगे। अच्छा, ये हमारा एरिया कवर हो गया। नेक्स्ट हम आ रहे हैं ऑन इन्वेंट्री लेवल्स। एक हो गया रीऑर्डर क्वांटिटी, यानी जब भी ऑर्डर प्लेस किया जाएगा तो एक ऑर्डर में कितने किलोग्राम्स ऑफ रॉ मटेरियल मंगवाए जाएंगे। अब हम आ रहे हैं इन्वेंट्री लेवल्स पे। देखिए हमारी कोशिश क्या है, अगर हम एग्जांपल लें एक बकेट की, ये हमारी इन्वेंट्री का गोडाउन है, तो हमें इसमें 3 चीजें बहुत जरूरी है कि पता हो। पहला, मिनिमम इन्वेंट्री लेवल। हम कोशिश करेंगे कि हमारी इन्वेंट्री कभी भी इस लेवल से नीचे नहीं आनी चाहिए, बिकॉज अगर हमारी इन्वेंट्री इस लेवल से नीचे आई तो दिस इज अ डेंजर जोन। डेंजर किस चीज का है? देयर इज अ डेंजर ऑफ स्टॉक आउट। मसलन आप यूं देख लें कि आपकी बाइक में या आपकी कार में एक फ्यूल का जो इंडिकेटर होता है, फ्यूल का कांटा होता है, उसमें एक होता है एफ और एक होता है ई। एफ मतलब आपकी टैंकी फुल की तरफ है और ई मतलब एम्प्टी की तरफ है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी की टैंक खाली हो भी जाती है, एम्प्टी हो भी जाती है, उसके बावजूद भी गाड़ी रुकती नहीं है। बास गाड़ियों में उसकी एक पहले येलो इंडिकेशन आती है कि आपकी गाड़ी में पेट्रोल बहुत कम है, और उसके बाद बास गाड़ियों में क्या आता है, रेड लाइट आती है कि अब आपकी गाड़ी बंद होने वाली है। तो जब हमारा फ्यूल एम्प्टी को टच कर जाए तो इसका मकसद अब आपकी जो फ्यूल है वो बिल्कुल मिनिमम पॉसिबल लेवल पे आ गई है। अगर आपने अब के बार भी गाड़ी को भगाते रहे और आपने इसको रिफ्यूल ना किया तो ट्रबल में आ सकते हो, आपकी गाड़ी बीच रास्ते में रुक सकती है और बड़ी ख्वारी लग सकती है। तो कंपनी को इस बात का पता होना चाहिए कि हमारे पास कम से कम भी कितना स्टॉक होना चाहिए। अगर हम इस स्टॉक के बावजूद भी अपनी प्रोडक्शन बड़े मजे से चलाते रहे और हमने रिफिल नहीं किया तो देयर इज अ डाउट, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अब स्टॉक आउट हो जाएगा। और स्टॉक आउट होने का मकसद क्या है कि फैक्ट्री बिल्कुल रेडी है, लेबर मौजूद है, बिजली आ रही है, मशीनें तैयार हैं, डिमांड है, कस्टमर इंतजार कर रहा है, सब चीजें अपनी जगह पे परफेक्ट है, सिर्फ नहीं है तो रॉ मटेरियल नहीं है। तो अगर हमारे पास रॉ मटेरियल शॉर्ट हो जाएगा तो उसकी वजह से हमारी कंपनी की प्रोडक्शन लाइन पूरी की पूरी रुक जाएगी। लेबर फारिग बैठेगा, बावजूद उसके पैसे देने पड़ेंगे, मशीन आपकी कैपेसिटी जाया हो रही है, कस्टमर आपकी गुडविल खराब करेगा, क्योंकि आपने उसको जो कमिटमेंट की थी कि मैं आपको टाइम पे डिलीवर करूंगा, महज एक रॉ मटेरियल ना होने की वजह से आप वो डिमांड पूरी नहीं कर पाएंगे।
तो कंपनी को पूरी कोशिश करनी है कि जब हम इस लेवल पे पहुंचे तो हम टॉप अप करवा लें, नहीं तो स्टॉक आउट हो जाएगा। दूसरा, कंपनीज डिसाइड करती हैं अपना रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का मकसद जब हमारी इन्वेंट तो हम नया ऑर्डर प्लेस कर देंगे। ये परफेक्ट टाइम होता है नया ऑर्डर प्लेस कर देने का। और तीसरा, आता है मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल, कि इन्वेंट्री कभी भी इस लेवल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो तीन चीजें हमें इन्वेंट्री लेवल्स में देखनी है। एक ROL। ROL का मकसद है री ऑर्डर लेवल। बी वेरी स्पेसिफिक बिटवीन रीऑर्डर क्वांटिटी एंड रीऑर्डर लेवल। व्हाट इज डिफरेंस? थोड़ा अपने जहन में इसको दौड़ाओ। रीऑर्डर लेवल का मकसद है नया ऑर्डर कब प्लेस किया जाएगा। रीऑर्डर क्वांटिटी का मकसद है नए ऑर्डर में कितने यूनिट्स मंगवाए जाएंगे। दोनों में फर्क है। सो दिस इज लेवल at which new order will be placed. दूसरा, हमें पता होना चाहिए मिनिमम इन्वेंट्री लेवल। इसको मोस्टली हम नाम देते हैं सेफ्टी स्टॉक का। और तीसरा, कंपनी को पता होना चाहिए कि मेरा स्टॉक किस लेवल से ऊंचा नहीं जाना चाहिए। मैं अभी रीऑर्डर क्वांटिटी वाले एरिया को बिल्कुल टच नहीं कर रहा, मैं अभी लेवल्स की तरफ आ रहा हूं। ओके, पहला पहला हम डिसाइड करते हैं कि व्हाट शुड बी रीऑर्डर लेवल ऑफ द कंपनी। रिपीटिंग, रीऑर्डर लेवल का मकसद है कि जब हमारी इन्वेंट्री इस लेवल पे पहुंचेगी तो हम नया ऑर्डर प्लेस कर देंगे। सप्लायर को फोन खड़काने का टाइम है रीऑर्डर लेवल। अच्छा, डिसाइड कैसे किया जाएगा, इसमें आप लोग थोड़ा एक्टिव रहिएगा। दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला, इस बात पे डिपेंड करता है कि लीड टाइम कितना है। सप्लाई लीड टाइम का मकसद क्या है? इट इज डिलीवरी टाइम, कि जब हम सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करेंगे तो सप्लायर कितने टाइम में वो इन्वेंट्री मुझ तक पहुंचा देगा। दूसरा, डिपेंड करता है ऑन द डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल। डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल का मकसद इज इज यूजेज इन फैक्ट्री। ओके, सप्लाई लीड टाइम मतलब कितने दिनों में या कितने हफ्तों में या कितने महीनों में सामान पहुंचेगा। और डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल मतलब कि आपकी फैक्ट्री में एवरेज कंजम्पशन कितनी है। छोटी सी मिसाल ले लेते हैं। एक दौर ऐसा होता था कि जब हम मोबाइल में बैलेंस रिचार्ज करना चाहते थे
तो इजी लोड वाला हिसाब नहीं होता था। उस टाइम पे क्या होता था, जब ये मोबाइल नेटवर्क्स नए नए आए थे, तो हम मार्केट से जाके स्क्रैच कार्ड लेते, और स्क्रैच कार्ड भी बड़ी लिमिटेड दुकानों पे मिलता। आप स्क्रैच कार्ड लेते, स्क्रैच करते, कोई एसएमएस का सीन नहीं होता था। उसमें क्या होता था, आप हेल्पलाइन कॉल करते, हेल्पलाइन पे आप अपना जो 14 हिंसों का कोड होता स्क्रैच कार्ड का, वो डायल करते, हैश का बटन दबाते। उसके बाद वो आपको कहती कि आपका बैलेंस 24 से 48 घंटों में आपके मोबाइल में आ जाएगा। अच्छा, यानी हम ये कहें कि कार्ड रिचार्ज करने से बैलेंस क्रेडिट होने तक कितना टाइम लग सकता है? 24 से 48 घंटे। अब ये हमारा हो गया लीड टाइम, यानी मेरे ऑर्डर प्लेस करने से इन्वेंट्री मेरे गोडाउन तक पहुंचने में कितना अरसा लगता है, कितना अरसा लग सकता है। लेट्स से कि मैंने अपने मोबाइल में एक पैकेज करवाया हुआ है जिसके तहत रोजाना मेरे 8 रुपए का बैलेंस कटता है। तो अगर हमारा डेली यूजेज 8 रुपए है, कभी एक आध मिनट ऊपर बात कर ले तो 10 रुपए भी कट जाते हैं, तो डेली यूजेज 8 से 10 रुपए का है। आप मुझे मशवरा दें कि मेरे पास कितना बैलेंस मौजूद हो कि मैं नया कार्ड रिचार्ज कर दूं। ऑब्जेक्टिव ये है कि सामने से नाराजगी ना हो जाए, स्टॉक आउट ना हो जाए। अगर मेरे पास बैलेंस खत्म हो गया और मेरे पास कॉल करने के लिए मिनट्स या पैसे नहीं रहेंगे, तो फिर लंबे मसलों में फंस जाऊंगा। इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि मेरे पास कितना बैलेंस मौजूद हो कि मैं नया कार्ड रिचार्ज करवा दूं। कितने का कार्ड रिचार्ज करवाना है मैं ये नहीं पूछ रहा कि 100 रुपए का करवाऊं कि 250 रुपए का करवाऊं कि 500 रुपए का करवाऊं कि 1000 रुपए का करवाऊं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कितने का कार्ड रिचार्ज करवाऊं, तो आप मुझे रीऑर्डर क्वांटिटी बता रहे हैं। जब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि मैं कब कार्ड रिचार्ज करवाऊं, तो आपने मुझे रीऑर्डर लेवल बताना है। ताबिश भाई का कहना यह है कि 40 रुपए का बैलेंस होना चाहिए तो आप कार्ड रिचार्ज करें। कोई और मशवरा देना चाहे? नाराजगी से बचाओ, मसले आपने भी बड़े देखे होंगे। विदात कह रहा है 16 रुपए का बैलेंस हो तो ठीक है। राफे 10 रुपए का लोन भी नहीं मिलेगा भाई। ओके, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव है टू अवॉइड स्टॉक आउट। सबसे बड़ा खतरा है, जिस तरह अगर आपकी गाड़ी की जो स्टेपनी है, यानी जो स्पेयर व्हील है, वही पंक्चर हो, तो ये बड़ा खतरा होता है। जो जिस पे आप रिलाय करके बैठे हो, जो आपका बैकअप है, वही पंक्चर है। स्टॉक आउट का मकसद ये है कि फैक्ट्री चल रही हो, रॉ मटेरियल शॉर्ट हो जाए। हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला नहीं है लेकिन मेरा मशवरा है। यूं ना बोलना कि रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला है। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला कोई नहीं है, हर किसी की अपनी अपनी मर्जी है। ये मेरा मशवरा है। मशवरा क्या है कि आप देखें कि आप एक दिन में ज्यादा से ज्यादा कितना यूज कर सकते हैं, और ये देखें कि लीड टाइम ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है। मिसाल, मेरे पैकेज के मुताबिक 8 रुपए भी कंज्यूम हो सकते हैं, 10 रुपए भी कंज्यूम हो सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा कितने कंज्यूम हो सकते हैं? 10 रुपए। और मैक्सिमम लीड टाइम 48 घंटे, यानी 2 दिन।
ऐसा ही ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हैं 10 रुपए इस्तेमाल, और ज्यादा से ज्यादा टाइम लग सकता है 2 दिन। तो मशवरा मेरा यह है कि जब आपके पास 20 रुपए का बैलेंस बाकी हो तो आप नया कार्ड रिचार्ज करवा लीजिएगा। अगर मैं 16 रुपए करता हूं तो यानी 8 रुपए पर डे के हिसाब से रखता हूं। अगर इत्तेफाक ऐसा होता है कि दोनों दिन मैं 10-10 रुपए का बैलेंस कंज्यूम करने आ जाऊं, तो पहले दिन ही 10 रुपए कट जाएंगे और दूसरे दिन के लिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 6 रुपए होंगे। और जबकि मुझे कम से कम 8 रुपए तो चाहिए ही चाहिए। तो आप कंजूसी फजूल में कर रहे हैं। अगर 16 रुपए के ऊपर आप कार्ड रिचार्ज करवाते हैं तो एवरेज के ऊपर तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर पहले ही दिन आपके 10 रुपए कट गए, पैकेज आपने ज्यादा यूज कर लिया, तो इन दैट केस अगला दिन आपको नाराजगी का सामना करना पड़ेगा, फिर उससे भी महंगा गिफ्ट का खर्चा हो जाएगा। इसलिए बेहतर है कि इसमें कंजूसी ना करें। अच्छा, तो हमने एक मशवरा दिया, मैं अभी भी रिपीट कर रहा हूं कि रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये नहीं है। मशवरा ये है कि आप अपने पास मैक्सिमम पॉसिबल टाइम एंड मैक्सिमम लीड टाइम का स्टॉक रख लें। इससे क्या होगा कि आपके स्टॉक आउट के तमाम तर चांसेस बंद हो जाएंगे। मसलन हम अपने कैंपस में पानी के बोतल्स मंगवाते हैं नूरियाबाद से, हमारा सप्लायर है नूरियाबाद का। अब हम डेली कैंपस में नॉर्मली 8 पानी के बोतल्स कंज्यूम होती हैं। कभी कभार गर्मी ज्यादा है, कभी कभार क्लासेस ज्यादा है, लेक्चर्स ज्यादा हैं, तो नंबर बढ़ के 10 पे भी जा सकता है। यानी अब हम ये कह रहे हैं कि जो ड्रिंकिंग वाटर की बोतल्स हैं वो नॉर्मली हमारे कैंपस में कंज्यूम होती हैं 8, या ज्यादा से ज्यादा अगर गर्मी टेम्परेचर ऊपर रहा या नंबर ऑफ लेक्चर्स ज्यादा रहे, क्लासेस ज्यादा रही, बच्चे ज्यादा रहे कैंपस में, तो 10 भी हो सकती हैं। सप्लायर नूरियाबाद का है, कहता है कि मुझे कम से कम 2 दिन पहले बताओ जब आपको पानी चाहिए। लेकिन कभी कभार सप्लायर के पास रश लगा होता है, तो उसको पानी डिलीवर करने में 3 दिन भी लग सकते हैं। कितनी बोतल्स मंगवाऊं ये मैं आपसे अभी नहीं पूछ रहा, ये हम पहले डिसाइड कर चुके हैं आरओक्यू में। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि मेरे पास कैंपस में कितनी बोतल्स बाकी हो कि मैं नया ऑर्डर प्लेस कर दूं और मेरे बच्चे प्यास से ना मरे। फीडबैक खराब हो जाएगा कि कैंपस में पानी नहीं मिलता। 30 फेयर। हम क्या कर रहे हैं, करेक्ट, हमारा 30 इज राइट, ताबिश 30 इज राइट। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये मेरा मशवरा है कि अगर आप स्टॉक आउट का डेंजर नहीं लेना चाहते तो आप देखें कि मैक्सिमम यूजेज कितना है। इट इज 10 कैंस पर डे, और सप्लायर को मैक्सिमम कितना टाइम लग सकता है, 3 दिन। तो जब आपके पास 30 बोतल्स, 30 पानी की बोतल्स पीछे मौजूद हो, तो आप सप्लायर से नया सामान मंगवा लीजिएगा। कितना मंगवाइएगा मैं उस पर बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा, वो हम पहले सेक्शन में कवर कर चुके हैं। अच्छा, तो रीऑर्डर लेवल का मकसद नया ऑर्डर कब प्लेस किया जाएगा, इसके ऊपर कुछ और भी बहस छिड़ेगी आगे, लेकिन फिलहाल मैं उस बहस को नहीं छेड़ रहा। वो हमारा इस सेक्शन खत्म होने के बाद हम स्टार्ट करेंगे। ओके, सो वी हैव डिसाइडेड कि हम रीऑर्डर लेवल कैसे तय करेंगे। अगर आप लाइफ में कुछ डेंजरस करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। आप अगर रीऑर्डर लेवल इससे कम पे भी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, लेकिन देयर विल ऑलवेज बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ स्टॉक आउट। तो गुंजाइश रहेगी अपनी जगह पे मौजूद। आप उसके बावजूद भी अगर ये खतरा मोल लेना चाहते हो, आप कहते हो कि भले खैर है स्टॉक आउट हो जाए, तो आपकी मर्जी है, मशवरा नहीं है, क्योंकि स्टॉक आउट का जो नुकसान है वो बहुत ही ज्यादा होता है। तो
बाकी आपकी मर्जी है। रीऑर्डर लेवल इज मैक्सिमम यूजेज ड्यूरिंग मैक्सिमम लीड टाइम। अच्छा, दूसरा हम देखते हैं मिनिमम इन्वेंट्री लेवल, जिसको हम कहते हैं सेफ्टी स्टॉक, या फिर बफर स्टॉक। सेफ्टी या बफर का मकसद है कि ये आपने जानबूझ के बचा के रखा था फॉर रेनी डेज, यानी स्टॉक आउट के चांसेस को खत्म करने के लिए। मेरी इससे ऊपर वाली मिसाल में अगर हम देखें कि 8 बोतल्स नॉर्मली एक दिन में कंज्यूम होती हैं और सप्लायर को 2 दिन लगते हैं, तो मैं चाहता तो 16 बोतल्स पे भी ऑर्डर प्लेस कर सकता था। और अगर सप्लायर की कॉमन प्रैक्टिस यही है तो फिर टेंशन नहीं थी। लेट्स से फॉर इंस्टेंस हमारे फैक्ट्री में एक रॉ मटेरियल यूज होता है जो कि ज्यादा से ज्यादा एक दिन में 300 केजी कंज्यूम हो सकते हैं। एवरेज हम 230 कंज्यूम करते हैं, और अगर बुरे से बुरा गया भी तो 180 केजीज तो एक दिन में कहीं नहीं गए। सप्लायर अगर कभी बिजी रहा या ट्रांसपोर्टेशन का कोई मसला रहा तो ज्यादा से ज्यादा 4 दिन लग सकते हैं, नहीं तो सप्लायर अक्सर ऐसा होता है कि 3 दिनों में पहुंचा देता है, और कभी कभी अगर बिल्कुल फारिग रहा भी तो भी 2.5 दिन तो कहीं नहीं गए। अच्छा, इसमें अगर मैं आपसे मशवरा लेना चाहूं कि मैं सप्लायर को नया ऑर्डर कब प्लेस करूं, तो हम रीऑर्डर लेवल के लिए ऑन अ वेरी सेफर साइड ये कहते हैं कि आपकी मैक्सिमम यूजेज कितनी है, 300 बोटल्स, और मैक्सिमम लीड टाइम कितना होगा, 4 दिन। खतरे से पाक रीऑर्डर लेवल है 1200 किलोग्राम, कि जब आपके वेयरहाउस में बाकी 1200 किलोग्राम मौजूद हो तो नया ऑर्डर प्लेस कर देना, ये मेरा मशवरा है। अच्छा, वैसे अगर आप चाहते भी तो एवरेज 230 बोतल्स कंज्यूम होती हैं या 230 केजीज कंज्यूम होते हैं, और एवरेज टाइम भी कितना लगता है, 3 दिन। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होगा कि आप एक दिन में 230 बोतल्स ही कंज्यूम करेंगे। 300 तो कभी कभी हो जाता है, मैक्सिमम है। ऑन एवरेज एक दिन में जो कंजम्पशन होती है वो 230 बोतल्स की होती है, और सप्लायर नॉर्मली 3 दिन नहीं लगाता है। ये तो मैंने एक वर्स्ट केस सिनेरियो बात की, यानी मैक्सिमम हम बात कर रहे हैं। वर्स्ट केस अगर बुरे से बुरा भी हुआ तो सप्लायर 4 दिन लगा सकता है। अगर मैं 690 पे भी ऑर्डर प्लेस कर देता ना, तो यकीन मानो कोई बड़ी मुसीबत नहीं हो जाती, मैनेज हो ही जाता। लेकिन 690 केजीज पे अगर मैं ऑर्डर प्लेस करता
सप्लायर अगर 3 से 1 दिन ज्यादा भी लगाता ना तो 1 दिन फाका होता, या कभी फैक्ट्री में 230 से ज्यादा यानी 300 केजीज भी कंज्यूम हो जाते ना तो आधा दिन या 1 दिन फिर फाका हो जाता। तो ऑन अ वेरी सेफर साइड आपने थोड़ी जल्दबाजी कर ली, डेलिबरेटली जल्दबाजी कर ली, 1200 केजीज पे आपने ऑर्डर प्लेस मारा, माइनस 3 दिन में जब 690 केजीज कंज्यूम होंगे तो आपके पास नया ऑर्डर पहुंच ही जाएगा, लेकिन पुराने सामान में से अभी 510 केजीज आपके पास मौजूद होंगे। सप्लायर जैसे ही सामान उतारेगा बोलेगा यार 500 केजी तुम्हारे पास पड़े तो हैं, तुम तो मरे जा रहे थे, फोन पे फोन फोन पे फोन, दिमाग खराब कर दिया था, जल्दी पहुंचाओ जल्दी पहुंचाओ, ये तुम्हारे पास पड़े तो हैं। तो आपने कहा कि यार ये तो मेरे पास सेफ्टी के लिए है, ये यूज करने का मेरा हरगिज भी मकसद नहीं होता है। जब तक हालात एक्सट्रीमली बुरे नहीं हो जाते मैं पूरी कोशिश करता हूं कि इन 510 केजीज को छुआ भी ना जाए, और मैं थोड़ा एडवांस में मंगवा लेता हूं ताकि मेरी फैक्ट्री में स्टॉक आउट ना हो जाए। जिस तरह हमने लॉकडाउन का सुना तो हम क्या करने लगे, आटा जरूरत से ज्यादा, चावल चीनी जो बेसिक नेसेसिटीज है वो जरूरत से ज्यादा खरीदने लग गए, क्योंकि हमें लगा कि अगर कोई टाइम पे डिलीवर ना हो पाई चीज तो हमारे पास खाने के लिए नहीं बच सकता। हम सेफ्टी पे आ गए। तो सेफ्टी हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, सेफ्टी स्टॉक इज बेसिकली री ऑर्डर लेवल में से माइनस करेंगे एवरेज यूजेज इनटू एवरेज लीड टाइम। ये बन जाएगा हमारा सेफ्टी स्टॉक, या फिर जिसको हम कहते हैं बफर स्टॉक, या इसको हम कहते हैं मिनिमम इन्वेंट्री लेवल। किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। नो, अगेन आई एम टेलिंग यू, रीऑर्डर लेवल जरूरी नहीं है मैक्सिमम हो, दिस इज मैनेजमेंट डिसीजन। अगर एक कंपनी ये कह लेती है कि हम 690 को ही रीऑर्डर लेवल बना देते हैं, मतलब जब हमारे पास 690 केजीज मौजूद होंगे तब हम नया ऑर्डर प्लेस कर देंगे, तो वो सेफ्टी स्टॉक क्या रख रही है, 690 उसका रीऑर्डर लेवल है, 690 उसकी एवरेज यूजेज इनटू एवरेज लीड टाइम है। अब एक कंपनी अपने मुंह से कहती है कि भाई बस मैं, मेरे पास जब 740 केजीज होंगे ना तब मैं मंगवाऊंगा। हम उसको कहते हैं यार 700 केजीज कहां से आ गए, सर ना पैर। तो डू रिमेंबर, मैनेजमेंट गलत नहीं कह रही है, मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम महज मेरा एक मशवरा था, महज किताब का एक मशवरा है। अगर कुछ नहीं बताया जाए तो आप इस मशवरे पे अमल कर लेना। लेकिन अगर मैनेजमेंट आउट ऑफ नोवेयर कहती है कि बस मैं 740 केजी पे ऑर्डर प्लेस कर दूंगी, कर रहे, एवरेज यूसेज इनटू एवरेज लीड टाइम कितना है 690, तो उसका सेफ्टी स्टॉक कितना बनेगा 50 केजीज। अब कंपनी सेफ्टी स्टॉक रखना चाहती है, नहीं रखना चाहती, कितना रखना चाहती है, ये दैट इज ऑल मैनेजमेंट्स विश। ठीक है, तो 740 केजी अपनी तरफ से तुक्का है, मैंने लिख दिया ये सह है। अच्छा, दो चीजें हो गई। अब होता क्या है कि हम जब होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे होते हैं ना, तो होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने का तरीका होता है एवरेज इन्वेंट्री
into holding cost per unit per annum. अब एवरेज इन्वेंट्री नॉर्मली किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है? इट इज रीऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2. लेकिन अगर कंपनी सेफ्टी स्टॉक भी रखती है तो जो क्वांटिटी मंगवाई जाएगी वो हम डिवाइडेड बाय 2 का कॉन्सेप्ट क्या ले रहे थे? बिकॉज ईओक्यू की एक अजम्पशन है कि द एवरेज कंजम्पशन ऑफ इन्वेंट्री इज इक्वली स्प्रेड ओवर द ईयर. तो डेली हमारी कंजम्पशन सेम है. हमने अगर 4000 केजी मंगवाए तो उसमें से बिलफर्स 400 400 करके हम यूज करते जाते हैं. तो 400 होंगे कम, फिर 400 कम होंगे, फिर 400 कम होंगे, फिर 400 कम होंगे. तो हम उसको एवरेज कर रहे थे. लेकिन अगर सेफ्टी स्टॉक के साथ है तो हम एवरेज इन्वेंट्री किस तरीके से निकालेंगे? रीऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2 प्लस करेंगे सेफ्टी स्टॉक. यहां पे सेफ्टी स्टॉक को डिवाइडेड बाय 2 बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा. क्यू को डिवाइड इस वजह से कर रहे हैं कि क्योंकि ये बढ़ेगा भी, कम भी होगा, कम भी होगा, जीरो भी होगा. जबकि सेफ्टी स्टॉक पूरे के पूरा साल एज इट इज हमारे गोडाउन में पड़ा रहेगा. हमारी बिल्कुल भी नियत नहीं है इसको इस्तेमाल करने की. ओनली वंस इन अ ब्लू मून कभी अगर हमारा मैक्सिमम लीड टाइम लग गया या कभी अगर हमारी मैक्सिमम यूजेज हो गई तब जाके सेफ्टी स्टॉक इस्तेमाल में आएगा. अदरवाइज सेफ्टी स्टॉक पूरा का पूरा साल वैसे का वैसा पड़ा रहेगा. इसलिए हम होल्डिंग कॉस्ट किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? क्यू यानी आरओ क्यू डिवाइडेड बाय 2 रीऑर्डर क्वांटिटी जो भी आपने डिसाइड की डिवाइडेड बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक. उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे होल्डिंग कॉस्ट से. ये स्लाइड से एक डिफरेंस आ जाएगा होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए. ठीक है, ये दो चीजें हो गई. लास्ट चीज क्या तरफ आएंगे? से फॉर इंस्टेंस एक रॉ मटेरियल के 1,24,000 केजीज यूज किए जाते हैं फॉर प्रोडक्शन. 8,000 केजीज हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है. ओके हमारे पास 1,24,000 केजीज चाहिए प्रोडक्शन में और 8,000 केजीज पहले से मौजूद है. 10,200 केजी हम अगले साल के लिए बचाना चाह रहे हैं.
ओके, लेट्स से कि अगर एक कंपनी को पूरे साल में 1,24,000 kgs चाहिए प्रोडक्शन के लिए, 8,000 kgs उसके पास पहले से मौजूद है और 10,200 kg वो बचाना चाहती है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस साल कंपनी को कितने केजीज बाय करने चाहिए? ओपनिंग स्टॉक 8,000 है, 10,200 बचाना चाह रहे हैं हम। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के फॉर्मूला को रिवर्स करेंगे। हमें कंज्यूम कर रहे हैं 1,24,000 kgs प्लस 10,200 हमें सेव करके रखने अगले साल के लिए, माइनस 8,000 हमारे पास ऑलरेडी हैं। क्या आंसर आ रहा है? 1,26,200 ये आपकी डिमांड है। अच्छा, इसी के बेसिस पे अगर हम ईओक्यू कैलकुलेट करें तो ईओक्यू का फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट मैंने कितनी बताई है? 13,400 इंटू डी हमने कैलकुलेट किया है 1,26,200 डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट हमने हमें गिवन है 34 रुपीज पर केजी पर एनम। ईओक्यू कितना आ रहा है? नाइन 9974। ठीक है। अच्छा, अगर हम इस क्वेश्चन में आपसे मांगे कि हाउ मच इज रीऑर्डर लेवल, तो आप कैलकुलेट करेंगे एट नो चांस ऑफ स्टॉक आउट। अच्छा, इसमें अगर हम देखें तो हमारी मैक्सिमम यूजेज कितनी हो सकती है एक दिन में? 375 kgs। और मैक्सिमम टाइम कितना लग सकता है सप्लायर को? 4 दिन।
मैक्सिमम यूजेज इंटू मैक्सिमम लीड टाइम। हम अपना रीऑर्डर लेवल रखेंगे 1500 किलोग्राम्स पे। एज आई सेड के रीऑर्डर लेवल का कोई ये फॉर्मूला नहीं है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी ना बताया जाए तो हम अज्यूम करेंगे कि हम ऐसा रीऑर्डर लेवल रखेंगे जिसमें स्टॉक आउट की बिल्कुल भी गुंजाइश ना हो। सेफ्टी स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक के लिए आपको चाहिए एवरेज डेली यूजेज। इसको कैलकुलेट करने के दो तरीके हो सकते हैं, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2 करें। जिस तरह हम एक दिन में मैक्सिमम 375 केजीज यूज कर सकते हैं और एक दिन में मैक्सिमम मिनिमम 310 केजीज यूज कर सकते हैं। हम अगर मैक्सिमम प्लस मिनिमम को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करें तो भी हो सकता है एवरेज। या दूसरा, आप पूरे साल में 1,24,000 केजीज कंज्यूम कर रहे हैं, इसको हम नंबर ऑफ डेज से अगर डिवाइड करें तो 1,24,000 केजीज पूरे साल में 365 डेज, अप्रोक्सीमेटली 340 केजीज पर डे। ऐसे एवरेज निकाले तो भी चलेगा, वैसे एवरेज निकाले तो भी चलेगा, आंसर डिफरेंट आ सकता है, मसला नहीं है। ओके, तो ये आ गया हमारा एवरेज डेली यूजेज। हम अगर कैलकुलेट करना चाहें एवरेज लीड टाइम, तो मिनिमम डेज है 2 एंड मैक्सिमम डेज है 4। तो हम एवरेज किस तरीके से कर रहे हैं, मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। तो एवरेज डेज कितने हैं, 3 डेज। अच्छा, अब हम अगर सेफ्टी स्टॉक कैलकुलेट करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, रीऑर्डर लेवल जो हमने कैलकुलेट किया है 1500 केजीज में से माइनस करेंगे एवरेज यूजेज इनटू एवरेज लीड टाइम। एवरेज यूजेज हमने निकाला 340 केजीज और एवरेज लीड टाइम हमने निकाला 3 डेज। थ्री 40 इंटू 3 डेज, इट्स 1020। बाकी 480 केजीज का सेफ्टी स्टॉक है। सेट हो गया। अच्छा, अब हम लास्ट पे आ रहे हैं। लास्ट हमें कैलकुलेट करना था, एक हमने कैलकुलेट करना था रीऑर्डर लेवल, एक सेफ्टी स्टॉक, और तीसरा हम कैलकुलेट करते हैं मैक्सिमम इन्वेंटरी लेवल। ओके, मैक्सिमम इन्वेंटरी लेवल हम निकालना क्यों चाह रहे हैं, हम पहले दिन से पढ़ रहे हैं कि स्टॉक बहुत ज्यादा होना भी अच्छी बात नहीं है, स्टॉक कम होना तो बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है, लेकिन स्टॉक बहुत ज्यादा होना भी कोई खास अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी मारी जाएगी, लिक्विडिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। प्रॉफिटेबिलिटी यूं कि हमने जिन इन्वेस्टर से पैसा लिया है और हम उनको दिनों के हिसाब से इंटरेस्ट या रिटर्न भर के दे रहे हैं, और उनके पैसे हमने लगाए हुए एक ऐसी चीज में जो कि हमें दिनों के हिसाब से कोई कंपनसेशन नहीं दे रही। जिस तरह लेट्स से गोल्ड हम खरीद लें, हम गोल्ड खरीद लें, ऐसा भी हो सकता है 2 दिनों में बहुत ज्यादा बढ़ जाए,
या 2 दिनों में कोई फायदा ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि हमें 2 साल से गोल्ड लिया हुआ है लेकिन पर तोला जो रेट है वो करीबन करीबन वही है। तो ऐसा नहीं है कि गोल्ड रिटर्न नहीं दे सकता, गोल्ड रिटर्न दे सकता है, लेकिन वो टाइम बेस्ड नहीं होगा। कुछ लोगों को हफ्तों में और महीनों में बहुत ज्यादा रिटर्न दे देता है, और कुछ दिनों को सालों साल के बाद जाके उसका रिटर्न मिलता है। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी है। लेट्स से आप 10 साल से एक प्रॉपर्टी अपने पास रखे हुए थे, प्लॉट रखे हुए थे, उसकी वैल्यू में कोई खास इजाफा नहीं हुआ, आपने मुझे बेचा और महीने के अंदर इस प्लॉट की वैल्यू डबल हो गई। तो आप ये कहेंगे यार मैंने 10 साल रखा मुझे नहीं हुआ, तुम्हें 30 दिन में कैसे हो गया? भाई हो सकता है ना, क्योंकि ये जो फेयर वैल्यू के गेन्स एंड लॉसेस है वो टाइम बेस्ड नहीं होते हैं। तो इन्वेंट्री में अगर आपने बहुत ज्यादा पैसे फंसा लिए, वहां जहां से आपने पैसे लिए हैं वहां पे आपने वक्त का रिटर्न देना है, और जहां आपने लगाए हैं वहां वक्त का रिटर्न नहीं है। अच्छा, व्हाट इज मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल? कहता है कि आपने सोचा था बुरे से बुरा और हुआ अच्छे से अच्छा। मसलन आपने रखा री ऑर्डर लेवल, आपने जल्दी में, जब आपके पास 1500 केजीज मौजूद थे, आपने सप्लायर को ऑर्डर प्लेस मार दिया। यह था मैक्सिमम बेसिस पे। लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं का मकसद है कि कंजम्पशन हुई मिनिमम, और सप्लायर भी बिल्कुल फारिग बैठा हुआ था। क्वेश्चन में देखें हमारे पास मिनिमम कम से कम यूजेज कितनी हो सकती है? 310 केजीज की। और कम से कम टाइम कितना लग सकता है? 2 दिन। तो हमने बड़ा एहतियात किया और 1500 केजीज पे ऑर्डर प्लेस कर दिया। हुआ कुछ यूं कि ना सप्लायर को टाइम ज्यादा लगा, ना आपकी फैक्ट्री ने कंज्यूम ज्यादा किया, दोनों मिनिमम रहे। इतने में क्या हुआ कि आपने जो ऑर्डर प्लेस किया था वो भी पहुंच गया। आरओक्यू हमने ऊपर कैलकुलेट किया हुआ था 9974। ओके, सो 1500 केजीज पे आपने प्लेस किया नया ऑर्डर, माइनस यूज हुए सिर्फ 620, प्लस नया ऑर्डर 9974 का आपके गोडाउन में पहुंच गया। 10,854 कैन बी योर मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल। आप इस क्वेश्चन में बेशक कोई भी मुझे ऐसी सिचुएशन बना के दें, कोई भी सिचुएशन बना के दें जिससे मेरा इन्वेंट्री लेवल 10,854 से ऊपर जाए। ऐसा कब हो सकता है? गुड, जब यूजेज मिनिमम से भी कम हो। गुड अमर। और और देखिए, सर जब लीड टाइम मिनिमम लीड टाइम से भी कम हो जाए। ओके, करेक्ट रमशा। दो चीजें हमने डिस्कस कर ली कि सप्लायर डिलीवर्स
in earlier than minimum, हमास का पॉइंट है कंजम्पशन इज लोअर देन मिनिमम। अच्छा, और क्या हो सकता है कि आप 1500 से भी पहले ऑर्डर प्लेस कर दें। से अगर मेरे पास 1600 केजीज पड़े और मैं जल्दबाजी करूं, मुझे डर लगे, मैं ऑर्डर प्लेस कर दूं, या कि हम अपने आरओक्यू से भी ज्यादा क्वांटिटी ऑर्डर कर लें। ये कुछ पॉसिबिलिटीज हैं जब हमारी इन्वेंट्री 10,854 से ज्यादा चली जाए। इन शॉर्ट, समथिंग अनयूजुअल हैपेंस। 1500 से पहले ऑर्डर प्लेस करना भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि क्यों किया। जब हमने डिसाइड किया हुआ था कि 1500 पे करना है, 620 यानी लीड टाइम 2 दिन से कम कैसे लग सकता है, कंजम्पशन 310 से कम कैसे हो सकती है, और 9,974 केजी से ज्यादा कैसे मंगवाया जा सकता है। Hence, we are decided इन्वेंट्री के 3 लेवल्स हैं। तो एक हमने पढ़ा रीऑर्डर लेवल, नया ऑर्डर कब प्लेस करना है, सेफ्टी स्टॉक एंड मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल। ये कैलकुलेट किस तरीके से किए जाएंगे, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। ओके, हैव अ लुक ऑन दिस। ये है ऑटम 2015 का क्वेश्चन। Okay, let's read together now. It says Choco King Limited produces and markets variable brands of chocolates having annual demand of 80,000 kilograms. The following information is available in respect of cocoa powder, which is the main component of the chocolate and represents 90% of total ingredients. इस बात को थोड़ा ध्यान में रखें। एक कंपनी जो बेच रही है दैट इज चॉकलेट्स, और दूसरा है
कोको पाउडर, दोनों में फर्क क्या है? चॉकलेट हमारा प्रोडक्ट है और कोको पाउडर क्या है? उस चॉकलेट को बनाने में इस्तेमाल होने वाला रॉ मटेरियल। हमारा काम किससे होगा? रॉ मटेरियल से। फिनिश गुड से हमारा काम ना जाए, क्योंकि हम जब इन्वेंटरी मैनेजमेंट करेंगे तो इन्वेंटरी मैनेजमेंट में हमारा मकसद रॉ मटेरियल के लेवल्स एंड रॉ मटेरियल की क्वांटिटी डिसाइड करना है, ना कि फिनिश गुड्स की। अच्छा, इसने ये बताया कि चॉकलेट बनाने में जितने भी इंग्रेडिएंट्स डलते हैं उसमें 90% तो कोको पाउडर डलता है। यानी 80,000 चॉकलेट्स बनाने में, 80,000 किलो चॉकलेट बनाने में आप और भी चीजें डालते होंगे यकीनन, लेकिन उसमें 90% क्या होगा? कोको पाउडर होगा। बहरहाल इसकी मदद से आपको कैलकुलेट करनी है एनुअल डिमांड। आगे आता है कि कॉस्ट पर केजी इज 600। व्हाट इज दिस 600? परचेस कॉस्ट। प्रोसेस लॉसेस आर 4% ऑफ इनपुट। अब 80,000 केजी बनाने के लिए आपको जितना भी कोको पाउडर चाहिए वो कोको पाउडर 4% लॉस के बाद होना चाहिए, क्योंकि इनपुट आपको ज्यादा करना पड़ेगा। तो आप उसको ग्रॉस अप करके इसकी डिमांड कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, यहां तक नोट नंबर 2 तक हमें डिमांड पता चल जाएगी। नोट नंबर 3, परचेज एंड स्टोरेज कॉस्ट्स आर एज फॉलोस। एनुअल variable cost of procurement is 6 million rupees. The total number of orders of all products is estimated to be 120. तो अगर हम वेरिएबल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट को नंबर ऑफ ऑर्डर से डिवाइड करें तो हमें इससे पता चल सकती है कॉस्ट पर ऑर्डर। स्टोरेज कॉस्ट एंड हैंडलिंग कॉस्ट इज 20 रुपीज पर केजी पर मंथ। जबकि CH का मकसद क्या है? इट इज होल्डिंग कॉस्ट पर केजी पर एनम, ये मंथ है। अदर कैरिंग कॉस्ट का मकसद है होल्डिंग कॉस्ट, इज एस्टिमेटेड एट 5 रुपीज पर केजी पर मंथ। ओके, तो आप डिमांड कैलकुलेट कर सकते हैं, आप होल्डिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं और होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। चोको किंग लिमिटेड मेंटेन्स अ बफर स्टॉक ऑफ 2000 kgs। इसका अभी आपसे ईओक्यू कैलकुलेट करने में कोई भी काम नहीं है। पहली रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। यस, आप कर सकते हैं ट्राई इसको, या मैं स्टार्ट करवाऊं क्वेश्चन? लेट मी नो कि आप इसको ट्राई करना चाहते हो कि मैं स्टार्ट करवा दूं। चलो गुड, फिर मैं अभी इसमें हाथ नहीं डाल रहा। ये मैं आपको अभी अपना लेक्चर खत्म करके इसकी फाइल भेज रहा हूं। इसमें 2 क्वेश्चंस मैं आपको भेज रहा हूं। एक ये है चोको किंग और उसके नीचे है ये स्प्रिंग 2017 का एरोमा हर्ब्स। मेरा मशवरा हमेशा एक याद रखा करो प्लीज, हमारे जो ये पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही ज्यादा कीमती क्वेश्चंस हैं। कीमती क्वेश्चन से ऑब्वियसली मेरा मकसद ये है कि ये क्वेश्चंस करने से ही हमें पता चलेगा कि हम कितने पानी में हैं। बाकी इधर उधर के क्वेश्चंस उठा के हम चाहे बड़ा जबरदस्त तरीके से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर भी लें, लेकिन हम अपनी परफॉर्मेंस जज नहीं कर सकेंगे। अगर आप ईओक्यू के लिए रेडी हैं,
इफ यू बिलीव कि आपको चीजें सही पता है तो आप क्वेश्चन में हाथ डालना, अदरवाइज क्वेश्चन को ऐसे ही अटेम्प्ट करके जाया नहीं कर देना। तो अभी कल के लिए पहले आप जो पहला क्वेश्चन मैंने दिया था उसको ट्राई कर लो। चॉकिंग थोड़ा ध्यान से रहना चाहिए। पहले क्वेश्चंस में टाइम ज्यादा लग जाए मसला नहीं है, अभी हमारा टाइम रेस नहीं है, पहले हमारा करेक्ट होना चाहिए, पहला हमारा टारगेट उसको सही करना है। When we are done with our practice, उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हम गिवन टाइम के अंदर अंदर कर दें। ठीक है, तो आपके लिए ये मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, आपको मैं थोड़ी देर में ये क्वेश्चन भेज रहा हूं, आप अटेम्प्ट करोगे। अभी मैं क्लास को यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूं। ठीक है, बाकी किसी को भी कोई क्वेश्चंस हो तो मोस्ट वेलकम, आप पूछ सकते हैं।